18-55 mm लेंस यानी कि किट लेंस से मैक्सिमम बैकग्राउंड ब्लर कितना हो सकता है, आज हम ये देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए हमें कौन सा सेटिंग यूज़ करना है। हेलो और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ धर्मेश। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का एक टॉपिक। तो ये है 18-55 mm का लेंस। ये एक किट लेंस है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए हमें वाइड अपर्चर का यूज़ करना है। तो अपर्चर को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो ये देखिए f6.3 लिखा है, ये अपर्चर है। तो यहाँ पे हमें मिनिमम अपर्चर नंबर यानी कि वाइड अपर्चर का यूज़ करना है। तो ये देखिए ये अपर्चर हम चेंज करते हैं। तो ये देखिए लास्ट ये 3.5 तक अपर्चर जा रहा है। तो हमें मिनिमम अपर्चर नंबर यानी कि वाइड अपर्चर का यूज़ करना है बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमें लेंस को फुल जूम करना है बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए, यानी कि फोकल लेंथ, मैक्सिमम फोकल लेंथ का हमें यूज़ करना है। तो ये देखिए अभी 18 mm पे है लेंस, तो उसको हम फुल जूम करते हैं। तो ये देखिए 55 mm लास्ट है। तो हमें बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए 55 mm फोकल लेंथ का यूज़ करना है, यानी कि मैक्सिमम फोकल लेंथ। एंड जैसे ही आप लेंस को जूम इन करोगे तो यहाँ पे ये जो अपर्चर है वो ऑटोमेटिक चेंज होगा। फोकल लेंथ 55 mm पे आपको लास्ट अपर्चर नंबर 5.6 मिलेगा या उससे ज़्यादा मिलेगा। ये देखिए मैं आपको लेंस को जूम इन यानी कि 55 mm फोकल लेंथ पे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अपर्चर ऑटोमेटिक चेंज होता है। ये देखिए मैं इसको जूम इन करता हूँ, तो ये देखिए अपर्चर ऑटोमेटिक चेंज होता है। तो यहाँ पे लास्ट अपर्चर नंबर f5.6 या तो उससे ज़्यादा ही मिलेगा 55 mm फोकल लेंथ पे। बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए मैंने पहले आपको जैसे बताया कि DSLR एंड सब्जेक्ट, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। बट आप सब्जेक्ट को DSLR के ज़्यादा नज़दीक भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर आप ज़्यादा नज़दीक ले गए तो DSLR फोकस करने में प्रॉब्लम करेगा। सो आपको ये डिस्टेंस भी मेंटेन करना होगा। तो ये देखिए 18-55 mm का लेंस मैंने अभी DSLR के साथ अटैच किया है। एंड यहाँ पे 55 mm फोकल लेंथ फुल जूम मैंने लेंस को किया है। 55 mm फोकल लेंथ है, ये देखिए। और हमारे पास ये एक सब्जेक्ट है, छोटा सा सब्जेक्ट है, ये देखिए ये सब्जेक्ट है। तो थर्ड टिप ये है कि DSLR, ये देखिए DSLR एंड सब्जेक्ट, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। ओके, ये DSLR एंड सब्जेक्ट, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो मिनिमम होना चाहिए। तो अब हम रिज़ल्ट चेक करते हैं। ये देखिए तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे आपको बैकग्राउंड ब्लर परफेक्ट मिल रहा है। उसके बाद टिप्स नंबर 4 ये है कि जो सब्जेक्ट रहता है उसके पीछे का जो बैकग्राउंड रहता है वो काफ़ी हद तक दूर होना चाहिए, तभी आपको बैकग्राउंड ब्लर परफेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड काफ़ी हद तक बहुत दूर है। ये देखिए ये सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और बैकग्राउंड पीछे का खाली है, यानी कि काफ़ी हद तक दूर है। अब यहाँ मैं आपको दो फोटोज़ दिखाता हूँ। ये दोनों फोटोज़ एक ही लेंस, एक ही DSLR एंड एक ही सेटिंग से ली है, बट फिर भी आपको फर्स्ट फोटो में बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा दिखता है एंड सेकंड इमेज में बैकग्राउंड ब्लर कम दिख रहा है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपका सब्जेक्ट जितना छोटा होगा उतना ही आपको बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि छोटे सब्जेक्ट की फ़ोटो आप ज़्यादा नज़दीक रह के ले सकते हो। और अगर आपका सब्जेक्ट बड़ा है तो आप छोटे सब्जेक्ट के जितना नज़दीक रह के फ़ोटो क्लिक, ये देखिए छोटे सब्जेक्ट के जितना नज़दीक रह के फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतने नज़दीक रह के आप फ़ोटो क्लिक करोगे तो सब्जेक्ट ये पूरा फ्रेम में नहीं आएगा। सो बड़े सब्जेक्ट के लिए आपको डिस्टेंस इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा। एंड डिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ तो उसका मीनिंग ये है कि आपको बैकग्राउंड ब्लर कम मिलेगा।
तो मीनिंग ये हुआ कि जितना सब्जेक्ट छोटा उतना बैकग्राउंड ब्लर आप ज़्यादा कर सकते हो, एंड सब्जेक्ट बड़ा हुआ तो छोटे सब्जेक्ट के जितना बैकग्राउंड ब्लर आपको कभी भी नहीं मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।